Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about drain of wealth. जो इंडिया से ब्रिटेन की तरफ वेल्थ का ड्रेन हो रहा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, अलग अलग फेजेस को समझने की कोशिश की गई, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने जो एक्सप्लॉयटेशन के तरीके थे वो टाइम के साथ साथ बदले। वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि वो जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसके ऊपर इंडियन नेशनलिस्ट ने किस तरह का इकोनॉमिक क्रिटिक दिया है, वो हम ड्रेन ऑफ वेल्थ में समझेंगे। ये जो इकोनॉमिक क्रिटिक बना इसने नेशनल कॉन्शियसनेस को जन्म दिया, जो नींव बनी इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो ये हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ समझ में आए और कहीं पे इसका यूज हो तो हम उस आंसर में ड्रेन ऑफ वेल्थ को यूज कर सके, या डायरेक्टली भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम 18th सेंचुरी तक के पहले पार्ट तक देख लें तो इंडिया काफी ज्यादा ट्रेड सरप्लस में था इंग्लैंड के साथ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग पहले दशक में 17th सेंचुरी के इंडिया के साथ कुछ ट्रेड रिलेशन बनाने शुरू किए, और ट्रेड रिलेशन में इंग्लैंड का स्टार्टिंग में मेजर रहा क्या कि इन्होंने इंडिया से इंपोर्ट किए लग्जरी आइटम्स को। तो लग्जरी आइटम्स इसलिए इंपोर्ट किए जाते थे क्योंकि इनके ऊपर प्रॉफिट लेना आसान था, इसलिए इंडिया से लग्जरी आइटम का इंग्लैंड की तरफ एक्सपोर्ट होता था। लेकिन इंग्लैंड से इंडियन इकोनॉमी के अंदर कुछ नहीं आ रहा था, बिकॉज इंडिया कुछ इंपोर्ट नहीं करना चाहता था इंग्लैंड से। तो अगर इंडिया इंपोर्ट नहीं कर रहा तो दैट मीन्स इंडिया की तरफ गोल्ड एंड सिल्वर के रूप में ही पेमेंट हो रही थी। सो इंग्लैंड से इंग्लिश इकोनॉमी से देयर वाज अ ह्यूज ड्रेन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी। इसको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा मेजर्स लिए, इंडियन टेक्सटाइल के इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की, एटलीस्ट उसको मिनिमाइज करने की जरूर कोशिश की। और जो इंडिया से इंडियन सिल्क जा रहा था, कैलिकोस जा रहे थे, उनको पहनने के ऊपर फाइन तक लगाने की कोशिश की गई ताकि इंडिया का जो कपड़ा है, जो टेक्सटाइल है, वो ब्रिटेन में ना पहना जाए। इसकी वजह से वहां पे इंपोर्ट भी नहीं होगा। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, पहले डिस्कस कर चुके हैं। बैटल ऑफ प्लासी के बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का वर्चस्व बंगाल के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। अब बैटल ऑफ बक्सर के कारण दिल्ली से लेकर बंगाल तक ब्रिटिशर्स का वर्चस्व जम गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कर्नाटक में भी ब्रिटिशर्स को सक्सेस मिली अगेंस्ट द फ्रेंच। तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ब्रिटिशर्स की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी। हमने डायर की सिस्टम को समझा है 1965 से लेके 1765 से लेके 1772 तक बंगाल के अंदर इसको इम्पोज किया गया था, जहां ब्रिटिशर्स ने काफी लूट पाट मचाई थी थ्रू देयर लैंड रेवेन्यू एंड थ्रू देयर ट्रेड पॉलिसीज। तो ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम रहा बंगाल के अंदर। देन ट्रेड में भी इनकी मोनोपोली जैसी बनी रही, क्योंकि हमने बोला है कि ब्रिटिशर्स का वर्चस्व जम गया था इंडियन ट्रेड पे, क्योंकि बाकी जो यूरोपियन पावर्स थी वो इंडिया के ट्रेड से बाहर हो चुकी थी, मिलिट्रीली हारने की वजह से या दूसरे कारणों से। दूसरा, जो इंडियन मर्चेंट्स थे उनके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसी लगा दी थी कि इंडियन मर्चेंट्स ज्यादा देर तक बिजनेस में टिक नहीं सकते थे। हमने दस्तक पहले इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, तो दस्तक से काफी समझ में आ जाता है कि ब्रिटिशर्स को जब टैरिफ्स नहीं पे करने पड़ेंगे, इंडियन मर्चेंट्स को पे करने पड़ेंगे, तो नुकसान किसका होगा? इंडियन मर्चेंट्स का। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास। इस तरीके से इन्होंने इंडियन मर्चेंट्स को बाहर किया। देन मनी का एग्जैक्शन किया गया कंपनीज ऑफिशियल्स के द्वारा। वापस उसी एग्जाम्पल पे आते हैं हम, जो पहले भी एक दो बार हम यूज कर चुके हैं, मीर जाफर का। मीर जाफर से इन्होंने काफी अमाउंट लिया था उसको रूलर बनाने के लिए बंगाल का। उसके बाद मीर कासिम को रूलर बनाया गया, उस समय भी काफी ज्यादा इन्होंने अमाउंट लिया था। सो ये अब जितना भी ये अमाउंट हम बोल रहे हैं और लैंड रेवेन्यू सिस्टम से जितना पैसा कमाया जा रहा है, देन ट्रेड से जो भी इनको प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज ऑल गोइंग टू इंग्लैंड। तो इंडिया की इकोनॉमी में डेवलपमेंट में कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा था। सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। अब हम थोड़े इनके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक ड्रेन के कंपोनेंट्स क्या क्या थे। सो पहला कंपोनेंट हो गया होम चार्जेस। ये मेजर कंपोनेंट है, इसमें हम लोग देख लेंगे कौन कौन सी चीजें आती थी। सो ये क्या था? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंग्लैंड में थे इंडिया के बिहाफ में,
वो क्या क्या एक्सपेंसेस करते हैं इंडिया के बिहाफ पे, उनको होम चार्जेस बोला जाता था। अब होम चार्जेस क्या क्या हो गए, 1857 तक तो ये चार्जेस 10 to 13% ऑफ द रेवेन्यू रहे। देन 1897 1901 के बीच का अगर फिगर देख ले तो इट रोज टू अराउंड 24%। देन 1921 22 पहुंचते पहुंचते ये 40% तक चला गया। अब होम चार्जेस में क्या क्या चीजें आती थी, पहला तो हो गया जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको जो डिविडेंड पे किया जाएगा, वो इनका पहला चीज होगी होम चार्जेस के कंपोनेंट्स में। देन इंडिया के अंदर काफी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी गई ब्रिटिश कंपनी द्वारा। सो ये जो कंपनी जो इंडिया के अंदर लड़ाइयां लड़ रही थी, या दूसरे कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स भी इन्होंने स्टार्ट किए, जिसमें रेलवे कंस्ट्रक्शन हो गया, देन कुछ इरिगेशन वर्क्स वगैरह हो गए, तो वो जो किए, लेकिन मेजर जो खर्चा हुआ वो वॉर्स के ऊपर हुआ। उसके लिए इन्होंने फॉरेन कंट्रीज में, मेजरली इंग्लैंड में, पब्लिक डेट रेज किए। ये जो पब्लिक डेट्स थे इनके ऊपर जो इंटरेस्ट जाता था, दैट ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ होम चार्जेस। देन कुछ सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस हो गए, जिसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स की पेंशन भी इंक्लूडेड थी, ये भी होम चार्जेस का पार्ट बन गए। देन लंदन में इंडिया ऑफिस की एस्टैब्लिशमेंट थी, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी होम चार्जेस में आ गए। देन इंडिया के अंदर मिलिट्री, सिविल और मरीन डिपार्टमेंट्स जो थे, उनके स्टोर परचेजेस भी इंग्लैंड से होते थे, तो ये स्टोर परचेजेस भी होम चार्जेस के पार्ट बन गए। देन हमने लास्ट सेशन में देखा था कि 19th सेंचुरी के लास्ट पार्ट से फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में काफी हद तक शुरू हो चुकी थी, वो हम लोग तीसरा फेज उसमें देखते हैं। तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा था, जो ये फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुई, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगा या प्रॉफिट हुआ, वो भी इंडिया की ड्रेन ऑफ वेल्थ का ही पार्ट बन गया। ये कैसे कि इंडिया के अंदर कोई कंपनी ने इन्वेस्ट किया, अब उसने जो भी प्रॉफिट इंडिया में लिया वो उसने इंडिया में डेवलपमेंट के लिए नहीं लगाया, वो प्रॉफिट वापस चला गया इंग्लैंड। और उस वो जो अमाउंट इंडिया में लगाया गया था, अगर वो डेट लेके लगाया गया है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी इंडिया के रिसोर्सेज से ही वापस इंग्लैंड में ही पे किया जा रहा है। तो दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। देन तीसरा हो गया, कोई भी बैंकिंग सर्विसेज दी गई हैं या इंश्योरेंस सर्विसेज दी गई हैं, शिपिंग कंपनीज द्वारा कोई सर्विसेज दी गई हैं इंडिया में, तो वो भी जो भी प्रॉफिट कमा रहे थे, दोज प्रॉफिट्स वर आल्सो गोइंग बैक इनटू इंग्लैंड। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का पार्ट बनते गए। देन हमने देखा कि काफी ज्यादा ब्राइब्स ली गई थी रूलर्स से, कि रूलर्स को रूल किया जाने दिया जाए, उसके लिए भी ब्राइब्स ली गई। देन उसके बाद हमने नंद कुमार वाला एक इंसिडेंट देखा, वो भी हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया, मीर जाफर का एग्जाम्पल हो गया, मीर कासिम का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें ब्राइब्स ले लेके इंडियन प्रिंसेस को रूल करने दिया गया। नंद कुमार का केस कुछ अलग तरह का केस था। देन कंपनी के एम्प्लॉयज खुद ट्रेड प्रैक्टिसेस में लगे हुए थे, दस्तक का खूब मिसयूज हो रहा था, इवन दस्तक इंडियन मर्चेंट्स को भी बेचा जा रहा था। तो अब ये जो जितना भी अमाउंट कमाया गया है, जो करप्शन से इनके एम्प्लॉयज ने अमाउंट कमाया है, वो अमाउंट कहाँ यूज हुआ, वो बाद की जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है, वो लाइफ मजे में गुजरे, उसके लिए इन्होंने इंडिया से ये सारा जो है पैसा कमाया, और इसकी लैविश लाइफ जी इन्होंने जाके इंग्लैंड में। तो यहाँ से कमा के गए और खर्चा किया इंग्लैंड में। सो ये भी ड्रेन ऑफ वेल्थ का पार्ट बन गया। अब हम आते हैं कि इसमें रिएक्शन क्या है इंडियन इंटेलेक्चुअल्स का, और ये क्रिटिक क्या है ड्रेन ऑफ वेल्थ पे। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के पहले पार्ट तक तो इंडियन इंटेलेक्चुअल सोचते रहे कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए बेहतर है, ब्रिटिशर्स इंडिया को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करेंगे, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न साइंस है, जो उनकी एजुकेशन सिस्टम है, वो इंडिया के अंदर अगर लाया जाएगा तो उससे इंडिया मॉडर्नाइज हो जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर्स की जो इंटेंट थी वो ये नहीं थी कि इंडिया को डेवलप किया जाए बाय यूटिलाइजिंग द नॉलेज दे हैव। उनका इंटेंट सिर्फ इंडियन रिसोर्सेज को यूज करना था। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल्स धीरे धीरे ये डिसइल्यूजन होते गए। 1875 से 1905 का जो पीरियड है, दैट इज पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल अनरेस्ट। जब इन इंटेलेक्चुअल्स ने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स को कि जो पॉलिसीज इंग्लैंड के अंदर लगाई जा रही है, वो उसी तरीके की पॉलिसीज इंडिया में क्यों नहीं लगाई जा रही, ताकि इंडिया की डेवलपमेंट हो, या इंडिया के अंदर भी ऐसा सिस्टम लाया जाए जैसे कि वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कुछ अगर पूरे वहां पे सभी लोगों को भी अगर वोटिंग राइट्स नहीं है, एटलीस्ट एक अच्छे खासे नंबर्स में लोगों के पास वोटिंग राइट्स हैं, तो उस तरीके का सिस्टम इंडिया में क्यों नहीं लाया जा सकता। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस शुरू हो गए इंटेलेक्चुअल्स द्वारा,
तो इसी पीरियड को हम इंटेलेक्चुअल अनरेस्ट का पीरियड बोलते हैं, और ये बेस बना हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ये हम लोग मॉडरेट फेज के अंदर इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इसको सिर्फ हम लोग इकोनॉमी पार्ट के ऊपर ही रखते हैं। अब इसमें कुछ जो मेजर प्रोपोनेंट हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ में, उसमें सबसे पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, जस्टिस एम जी रानडे, आर सी दत्त, डी ई वाचा, जी वी जोशी, पी सी रे, जी सुब्रमण्य अय्यर, जी के गोखले, ये सबने ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में एनालिसिस की है, और इस एनालिसिस को इंडियन पब्लिक के सामने पेश किया है। ये देखिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी कुछ इसमें से नाम पूछे जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। अब हम पहले दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो दादा भाई नौरोजी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट रहे ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के, ठीक है, ये 1865-66 तक ये बोलते हैं कि इस पीरियड तक अगर देखा जाए तो 1500 मिलियन पाउंड्स इंडिया से ब्रिटिश इकोनॉमी में जा चुके थे। सो दिस वाज द एस्टिमेट ऑफ दादा भाई नौरोजी की इतना ज्यादा ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हो चुका है। इन्होंने एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, जिसमें इनका मेन जो फोकस था दैट वाज ऑन द मिस रूल बाय द ब्रिटिशर्स। मिस रूल भी नहीं बोल सकते इसको, बोल सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स टू कीप द इंडियन पीपल अंडर पॉवर्टी, और अगर वो पॉवर्टी में नहीं भी है तो उनको पॉवर्टी में धकेला जाए। तो ये इस सब्जेक्ट के ऊपर ये बुक जो है लिखी गई थी, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ एक मेन इसमें फोकस रहा। और ये बोलते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, इविल ऑफ ऑल इविल्स, और इसी की वजह से इंडिया के अंदर पॉवर्टी है। और ये बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है उसका रिजल्ट क्या है, ब्लीडिंग इंडिया वाइट। तो इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने निचोड़ दिया है। और इसके साथ साथ, तो ये तो हो गया इकोनॉमिक ड्रेन की बात करते हैं, इसके बाद ये मोरल ड्रेन की भी बात करते हैं। मोरल ड्रेन में बोलते हैं कि इंडिया को रूल करने के लिए इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रखा जा रहा, मिलिट्री की जो मेजर रिस्पॉन्सिबल पोस्ट हैं उसके अंदर इंडियंस को प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो दैट मीन्स कि इंडियंस को लोअर पोस्ट पे रखा जाता है, उनका प्रमोशन नहीं किया जाता। सो दैट इज अ काइंड ऑफ मोरल ड्रेन ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। देन सेकंड एक मेजर प्रोपोनेंट रहे आर सी दत्त। ये बोलते हैं अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर ये भी एस्टिमेट देते हैं कि 22 मिलियन पाउंड्स हर साल ड्रेन आउट हो रहा था इंडिया से ब्रिटिशर्स की तरफ। तो इन्होंने भी अपना एस्टिमेट दिया है, थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, अगर ध्यान रहता है एस्टिमेट आंसर के अंदर होगा तो अच्छा लगेगा। बाकी नाम तो जरूर ध्यान रहने चाहिए आपको की प्रोपोनेंट्स के। देन अभी एक थोड़ा जनरल हम लोग यहाँ पे एक बता देते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में। सो ये जो नेशनलिस्ट है, अर्ली नेशनलिस्ट है या प्रोपोनेंट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, ये बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी क्यों है, इंडिया में इतनी पॉवर्टी क्यों है। द रीजन इज पॉलिटिकल सब्जुगेशन ऑफ द कंट्री। इंडिया एक कॉलोनी है ब्रिटिश की, दैट इज द रीजन व्हाई द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री इज लाइक दिस टुडे। सो इन्होंने जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर सेटअप किया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में इन्होंने एनालाइज किया, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड फाइनेंस। ये हम लोग जो अलग अलग फेजेस हैं उसमें भी आ जाता है। तो पहले मेजरली ये ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट थे, देन फ्री ट्रेड जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के समय हुआ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, देन तीसरा हो गया फाइनेंस, जब इन्होंने करना शुरू किया फाइनेंस कैपिटल, दैट मीन जब रेलवे बनाई, टेलीग्राफ सिस्टम को डेवलप किया, पोस्टल डिपार्टमेंट्स बनाए गए और इंडिया के अंदर बाकी जो पब्लिक वर्क्स शुरू किए। तो ये इन तीनों को हो ये एनालाइज करते हैं और बोलते हैं कि क्योंकि इंडिया पॉलिटिकली सब्जुगेटेड है और इंडिया एक कॉलोनी है, दैट इज द मेन ऑब्स्टेकल टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी। और पहला जो ये ट्रेड वाला फेज अगर देख ले तो इसमें ये बोलते हैं कि जो अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस की गई उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया की जो मर्चेंट क्लास थी वो तो आउट ऑफ द बिजनेस हो गई। तो दैट मीन्स कि ये क्लास जो है ये इम्पोवरिशमेंट की तरफ बढ़ गई। दूसरी चीज, उसी पीरियड की बात कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू जब बनना शुरू हुआ था, हम 1765 से अगर शुरू कर ले तब से लेके बाद तक भी अगर देखते रहे तो लैंड रेवेन्यू इनका काफी एक्सप्लोइटेटिव रहा। इतना एक्सप्लोइटेटिव था कि जब लैंड रेवेन्यू दे दिया गया उसके बाद इनके पास मुश्किल से सर्वाइवल के लिए ग्रेन्स बचते थे। तो दैट मीन्स कि लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा था उस समय।
और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज तो जो थी वो थी, उसके साथ साथ कमर्शियल एग्रीकल्चर भी किया जाने लगा। फ्रॉड से या दूसरे तरीके से फार्मर्स को कमर्शियल एग्रीकल्चर में कॉन्ट्रैक्ट पे ले आया करते थे और इनसे द्वारा कमर्शियल एग्रीकल्चर कराया जाता था। अब धीरे धीरे क्या होता था, फूड क्रॉप्स नेग्लेक्ट होने लग जाती थी एंड वो रीजन बन गए फ्रीक्वेंट फेमाइंस के इंडिया के अंदर। सो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर की वजह से जो खेती बाड़ी थी इंडिया की वो भी बदहाली में चली गई। अब अर्ली नेशनलिस्ट बोलते हैं क्योंकि जो सॉल्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी लोअर क्लासेस, तो सॉल्ट टैक्स को एबोलिश किया जाए। अगर उस समय देखें तो ज्यादातर लोग क्योंकि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे तो मैक्सिमम चीजें तो अपने खेतों में ही उगाते थे, लेकिन सॉल्ट इनको बाहर से लेना पड़ता था, इसीलिए सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगेगा तो ये उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता था। तो इसीलिए बोला जाता है कि एटलीस्ट इसके ऊपर टैक्स ना लगाया जाए, तो इसीलिए एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स की बात करते थे ये। देन बोलते हैं कि जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं इंपोर्ट किए जा रहे हैं, एटलीस्ट उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाइए, क्योंकि वो तो अपर मिडिल क्लास और हायर क्लासेस के लोग ही उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाए। देन जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो दैट मीन्स कि दे आर फ्रॉम हायर क्लासेस, तो उनके ऊपर इनकम टैक्स भी इम्पोज किया जाए। और आप इन दोनों चीजों को, इनकम टैक्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगाते बल्कि सॉल्ट टैक्स लगा रहे हो, जो कि बर्डन बढ़ा रहा है ऑन दी पुअर पीपल। तो ये देख लीजिए, मोटा मोटा हो गया ट्रेड वाला पार्ट जो हमने देख लिया। देन इंडस्ट्रियल पार्ट में भी हमने पहले भी देखा कि किस तरीके से इन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इंडिया की को खत्म कर दिया और वन वे फ्री ट्रेड किया गया। सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। वन वे फ्री ट्रेड के थ्रू क्या हुआ कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट ज़्यादा महंगा हो गया और ब्रिटिशर्स से जो कपड़ा आ रहा था वो काफ़ी सस्ता हो गया। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट की मार्केट ना इंडिया में रही और ना इंग्लैंड में रही, तो इसीलिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई। अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई, दैट मीन्स कि किसी भी तरीके से वेल्थ का एक्यूमुलेशन भी नहीं हो सकता, मॉडर्न इंडस्ट्री भी सेटअप नहीं हो सकती। अब इंडिया के अंदर अगर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने मॉडर्न इंडस्ट्री को सेटअप भी किया तो उनको compete करना पड़ता था विद इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज थी उनके साथ compete करना पड़ता था, और कई इंडस्ट्रीज इंडिया की जो है वो इन्फेंट स्टेज में ही खत्म हो जाती थी। सो दैट मीन्स इंडिया की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी वो भी इंग्लैंड की वजह से ही, इंग्लिश पॉलिसीज की वजह से ही खत्म हो रही थी। और इन नेशनलिस्ट का ये भी कहना था कि जो फॉरेन कैपिटल इंडिया के अंदर आ रही है वो कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रही है, इम्पोवरिश कर रही है, डेवलप नहीं कर रही। तो जो भी फॉरेन कैपिटल, क्योंकि हमने पहले देख लिया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे फॉरेन कैपिटल में हो रहा था, तो जो भी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट हो रहा है डेट के ऊपर, या जो प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं इंडिया में, वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं हो रहे, बट दे आर गोइंग बैक टू इंग्लैंड। तो इंडिया का प्रॉफिट इंग्लैंड में जाके वहां पे खर्चा किया जा रहा है, तो दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमी को किसी तरीके से वो हेल्प नहीं कर रहा। सो वो ड्रेन हो रहे हैं इंग्लैंड की तरफ। सो जब ये फॉरेन कैपिटल किसी कंट्री के अंदर पेनेट्रेट करती है, सो वो पॉलिटिकली भी उसको सब्जुगेट कर लेती है। तो ये इंटरडिपेंडेंट हो गए, जैसे हमने पहले देखा कि पॉलिटिकली सब्जुगेटेड है इसलिए इकोनॉमी की हालत ऐसी है, और जैसे जैसे इकोनॉमी के ऊपर उस दूसरे कंट्री की जो पकड़ मजबूत होती गई तो पॉलिटिकल सब्जुगेशन भी ज़्यादा स्ट्रांग होता गया। तो इसमें एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया रेलवेज का। तो रेलवेज में काफ़ी ज़्यादा फॉरेन कैपिटल लगाई गई इंडिया के अंदर, तो लेकिन इसका हुआ क्या कि इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं किया गया। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि कोशिश की गई थी कि रेलवेज का भी जो मटेरियल है, रेलवेज में जो ऑक्सिलरी इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर डेवलप करने की कोशिश नहीं की गई। उस ऑक्सिलरी इंडस्ट्री को भी इंग्लैंड के अंदर ही डेवलप करने की कोशिश की गई, लेकिन ज़्यादा इनके पास चॉइस नहीं थी, तो इंडिया में भी धीरे धीरे ऑक्सिलरी इंडस्ट्री डेवलप होनी शुरू हुई। तो दैट मीन्स कि इनका इंटेंट रेलवेज में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया के अंदर नहीं था। इनका मेजर इंटेंट क्या था, कंट्रोल एंड एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, ये इनका मेजर मकसद था जब इन्होंने रेलवेज एस्टैब्लिश की, ताकि हिंटरलैंड से पोर्ट की तरफ आसानी से सामान ले जाया जा सके एक्सपोर्ट के लिए, और इंडिया को सब्जुगेट किया जाए। सब्जुगेट कैसे करके रखा जा सकता था कि रेलवे से ट्रूप्स की मूवमेंट जो है ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, और जैसा रेलवेज के साथ है वैसा ही टेलीग्राफ के साथ भी है। तो टेलीग्राफ और रेलवेज कोलोनियलिज्म का जो है सिंबल बन गए। सो ये हमारा हो गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा फेमाइन पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।
and have a very nice day.